अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा पॉलिटिकल साइंस का नेक्स्ट लेक्चर है। आपको पता है हम 2019 के पॉलिटिकल साइंस का पार्ट 2 सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर 5 है। अब क्वेश्चन क्या है, मैं आपके सामने पेपर रखता हूँ। ये देखें, ये पेपर है 2019 का पॉलिटिकल साइंस का पेपर 2। ठीक है, पेपर 1 हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, ये पेपर 2 है और इसका क्वेश्चन नंबर 5 आज हम लोग इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, इकबाल इज़ क्रेडिटेड विद क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ पाकिस्तान, गिव योर आर्गूमेंट्स। ये एक्चुअली आपका पाकिस्तान अफेयर का क्वेश्चन बनता है, लेकिन यहाँ पर चूंकि पेपर में गिवन था इसीलिए मैं इसके ऊपर भी लेक्चर बना लेता हूँ। कई दोस्त, मैं उन क्वेश्चंस को स्किप कर लेता हूँ, लेकिन कई दोस्त कहते हैं कि आप उन पे ऊपर भी वीडियोस बनाएं, इसीलिए उनकी फरमाइश के ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों, लेक्चर को ज़रूर एंड तक देखिए, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि इससे आपके पाक अफेयर और बाकी जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके आइडियाज़ भी क्लियर हो जाते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारा क्वेश्चन है कि इकबाल को जो है वो क्रेडिट जाता है क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान का आइडिया देने के लिए। अब दोस्तों, ये क्वेश्चन कई तरीक़ों से हम हल कर सकते हैं, लेकिन मेरा जो अपना ज़ाती तजुर्बा है, ठीक, और मैं आपसे अपनी स्ट्रेटजी अगर शेयर करूँ तो इस क्वेश्चन को इस तरह टैकल करना ज़्यादा ईजी है। ठीक है, अगर आप इधर उधर घूमते रहेंगे तो फिर इस क्वेश्चन को समेटना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आप डिवाइड करें और इस क्वेश्चन को इस सीक्वेंस में लेके जाएं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिचुएशन ऑफ मुस्लिम्स इन इकबाल्स एरा एंड स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल और ब्रिटिश राज। ठीक है, सबसे पहले जो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो ये होगा कि इकबाल के जो दौर था, ठीक है, उस दौर में मुसलमानों की क्या सिचुएशन थी। ठीक है, तो सिचुएशन ये थी कि उस टाइम जनाब क्या हो रहा था, 1857 की वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी। सही है, उसके बाद इकबाल की पैदाइश हुई थी। तो उन्होंने ये चीज़ देखी थी कि मुसलमान जो हैं ये अंग्रेज़ हुकूमत से आज़ादी चाहते हैं। ठीक है, मुसलमान नहीं बल्कि जो मुत्तहिदा हिंदुस्तान है, हिंदू और मुस्लिम दोनों मिलकर हिंदुस्तान को आज़ाद करना चाहते हैं। किससे? हिंदुओं के अंग्रेज़ों के रूल से। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो ये डिस्कस करेंगे कि इकबाल का कंसेप्ट उम्मा और नेशनहुड का क्या था। सही है, और इसका क्या रोल था। थर्ड जो चीज़ है, स्पेसिफिक एंड क्लियर गोल इज़ मैंडेटरी फॉर एनी स्ट्रगल एंड इकबाल शोड मुस्लिम देयर स्पेसिफिक गोल। देखें, कोई भी मकसद होता है, कोई भी काम करने के लिए या कोई भी जद्दोजहद जो होती है उसके आगे एक मकसद होता है, और जब कोई मकसद ना हो तो फिर किसी भी चीज़ को अचीव करना, किसी गोल को अचीव करना, ऑब्जेक्टिव को अचीव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इकबाल ने यही काम किया था कि मुसलमानों को उनका गोल दिखा दिया था। सही है, इसके बाद हम लास्ट में इकबाल कंट्रीब्यूशन, पोइट्री एंड लिटरेचर इलाहाबाद। ठीक है, यही सबसे हमारा मेन पॉइंट होगा। ठीक है, 1930 में जो उन्होंने खुतबा इलाहाबाद दिया था उसकी क्या अहमियत है। ठीक है, और इकबाल की पोइट्री ने किस तरह मुसलमानों को वो जो है वो उनके लिए ये राह जो है उन्हें दिखाई। ठीक है दोस्तों, अच्छा, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू सब्सक्राइबर हैं तो आपके लिए मैं ये बताता चलूँ कि दोस्तों हमारे जो लेक्चर्स हैं वो हमने हर प्ले लिस्ट जो है वो सब्जेक्ट की बनाई हुई है। अगर आप हमारे चैनल पर आते हैं तो आपके सामने अगर होम पेज नज़र आता है तो आप यहाँ पे वीडियोस प्ले ना करें, क्योंकि यहाँ पर आपको समझ नहीं आएगी। आपने क्या करना है, अगर लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो प्ले लिस्ट पर जाएँ और वहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह की स्क्रीन अपेयर होगी जहाँ पर आपको सेपरेट प्ले लिस्ट मिलेगी सेपरेट सब्जेक्ट्स के लिए। तो आपने अपना सब्जेक्ट चूज़ करना है और इसके अंदर जितनी वीडियोज़ हैं वो लेक्चर वाइज वीडियोस पड़ी हैं, वहाँ से आपका जो प्ले लिस्ट के अंदर वीडियोस ऑटोमेटिकली प्ले होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, लेक्चर वाइज। इसी तरह अगर दोस्तों आप मोबाइल पर यूज़ कर रहे हैं तो मोबाइल पर भी बिल्कुल यही तरीका करें। आपने जाना है प्ले लिस्ट पर और प्ले लिस्ट के ऊपर जितने आपके सब्जेक्ट्स नज़र आएंगे उस सब्जेक्ट वाइज आप अपनी वीडियोज़ को प्ले करें। ये हमारा जो प्ले लिस्ट है ये है पॉलिटिकल साइंस पास्ट पेपर डिस्कशन। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस के लेक्चर्स की प्ले जो है वो अलग है। ठीक है दोस्तों, आप बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। ठीक है, सबसे पहले जो मैंने आपको पॉइंट बताया था वो ये था कि सिचुएशन ऑफ मुस्लिम्स इन इकबाल सर। अब इकबाल के ज़माने के अंदर, उनके दौर के अंदर मुसलमानों की क्या हालत थी वो आप जानते हैं कि देखें, अटैक होते थे मुस्लिम इंटरेस्ट के ऊपर। ठीक है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग की बुनियाद तो बन गई थी, ठीक है, लेकिन ये होता था कि वो सही से रिप्रेजेंट नहीं थी कर रही और इसीलिए मुसलमानों के इंटरेस्ट के ऊपर अटैक किया जाता था। ठीक है जी, जितने भी हिंदू थे वो अंग्रेज़ों की खुशामद किया करते थे और इस तरह उन्हें ज़्यादा बेनिफिट होता था और मुसलमानों को उसके हक जो है वो नहीं मिलते थे। दूसरी तरफ आपको पता है जो हिंदूज़ ने क्या किया था, उनकी अपोजिशन ने नेहरू रिपोर्ट जो थी, ठीक है, वो दे दी थी और नेहरू रिपोर्ट ने बहुत बड़ी मुसीबत डाल दी थी। ठीक है, इसी तरह आपको पता है नेहरू रिपोर्ट के बाद कायद आज़म के 14 नुकात आ गए थे। एनीवेज मैं हिस्ट्री में नहीं जा रहा, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि क्या सिचुएशन थी। तो अल्लामा इकबाल इन सब चीज़ों को देख रहे थे। पहले वो भी आपको पता है जितने भी बहुत सारे मुसलमान उलमा भी इस चीज़ के हक़ में नहीं थे कि अलग से एक मुल्क बनाया जाए, बल्कि वो यही समझते थे कि हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों से निजात दिलाई जाए। तो इकबाल भी पहले उन्हीं के हक़ में थे। जैसे आप सुनते हैं कि चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा। ठीक है, वो उन्होंने जितनी भी पोइट्री उस टाइम में की वो हिंदुस्तान के लिए की है। ठीक है, एक अलग नेशन का तस्वर उन्होंने नहीं दिया था।
इसके बाद अगर आप देखते हैं, ठीक है, तो इंडिया के अंदर जो है वो ज़्यादातर फेवर अंग्रेज़ जो है वो हिंदुओं को देते थे। साइमन कमीशन की रिपोर्ट जो थी उसकी अगर आप हिस्ट्री देखें तो वहाँ पर भी मुस्लिम्स को इग्नोर कर दिया गया था। मुसलमानों ने अपनी कुछ ख्वाहिशात और अपनी कुछ जो है वो डिमांड्स बताई थी, लेकिन उनकी डिमांड्स को पूरा नहीं था किया गया। सही है। अब ये हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान है, अगर आप पाक अफेयर पढ़ रहे हैं लाजमी बात है आपको उन चीज़ों का पता होगा। ठीक है। अब सेकंड जो हमारा पॉइंट था वो ये था कि स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल। दोस्तों आपको जैसे मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारे मुस्लिम लीडर्स जो थे वो बाद में ये समझने लग गए थे कि हमें हिंदू और मुस्लिम जो है वो इनको अलग अलग कर देना चाहिए। ठीक है। लेकिन इनमें सबसे पहला और सबसे प्रोफाउंड, सबसे पहला नहीं बल्कि सबसे जो प्रोफाउंड और ल्यूसिड एक्सप्लेनेशन जो दी थी टू नेशन थ्योरी की थी, ठीक है, बहुत पहले से चली आ रही थी। लेकिन इकबाल ने क्या किया, अल्लामा इकबाल ने अपने 1930 के खुतबे इलाहाबाद में जिसकी सदारत उन्होंने की थी उसमें यह कहा कि मुसलमानों को एक अलग नेशन की तरफ, एक अलग मुल्क की तरफ जाना चाहिए। ठीक है। और जब तक मुसलमान जो हैं वो अपने अलग मुल्क की तरफ नहीं जाएंगे उनके मकासद पूरे नहीं होंगे। ठीक है। तो ये आप समझ लें कि अल्लामा इकबाल ही वो थे। अब आगे हम लोग उनके बयानात के ऊपर बात करेंगे, उन्होंने किस तरह 1930 के खुतबे में ये बातें की थी। ठीक है। लेकिन आप ये समझ लें कि 1930 में उन्होंने अपनी एक डिमांड रख दी थी और मुसलमानों को एक राह दिखाई कि आप अपने लिए एक अलग रियासत और एक अलग मुल्क का जो है वो इंतखाब करें। ठीक है। अब देखिए ये जो आपको मैं बता रहा हूँ इकबाल कंसेप्ट ऑफ उम्मा इन नेशनहुड, ये अलग से खुद एक बहुत बड़ा टॉपिक है। लेकिन यहाँ पर आपको मैं जस्ट ये बताऊँ कि कंसेप्ट ऑफ मिल्लत अल्लामा इकबाल ने दिया था और उन्होंने कहा था कि मुसलमान दुनिया में चाहे कहीं मर भी हो, ठीक है, वो जो है वो उन्हें एक हदीस जो आपने सुनी होगी कि मुसलमान दुनिया में कहाँ जहाँ पर भी हो वो एक जिस्म की मानंद है। अगर जिस्म के एक हिस्से में दर्द होता है तो पूरा जिस्म इससे मुतासिर होता है। बिल्कुल इकबाल के यही कंसेप्ट था और इस कंसेप्ट को उन्होंने उम्मा का नाम दिया था। ठीक है। और इसको वो मिल्लत का नाम भी देते थे। ठीक है। जैसे आप उनकी शायरी के अंदर मिल्लत का और जो है वो उम्मा का, ठीक है, ये चीज़ें सुनते रहते हैं। उन्होंने ये कहा था कि जहाँ मुसलमान हैं, मुसलमान पूरी दुनिया में कहीं भी रहते हों, ठीक है, वो एक हैं क्योंकि उनके जो नज़रियात हैं वो मिलते हैं। लेकिन हिंदू जो है वो एक अलग कौम है। ठीक है। और कौम के नज़रियात जो हैं वो अलग हैं, इसीलिए मुसलमान और हिंदू एक साथ इकट्ठे नहीं रह सकते। सही है। उन्होंने ये कहा था अगर हम लोग उम्मा के कंसेप्ट के ऊपर बात करें तो पाकिस्तान उस टाइम जो हिंदुस्तान था, सही है, उसका जो नॉर्थ वेस्ट एरिया था जहाँ पर अभी पाकिस्तान बना हुआ है, यहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी ज़्यादा थी। तो वो यही कहते थे कि एज अ नेशन हम लोगों के ख्यालात और नज़रियात जो हैं वो आपस में मिलते हैं, तो इस बेल्ट को या इस खत्े को एक अलग मुल्क के तौर पर देखा जाए और इसको एक अलग मुल्क बनाया जाए ताकि यहाँ पर मुसलमान अपनी ज़िंदगी बड़े अच्छे तरीके से गुजार सके। और इसके लिए उन्होंने जो बुनियाद रखी थी वो कौन सी थी, वो था इस्लाम। ठीक है। इस्लाम की बुनियादों के ऊपर रहकर मुसलमान मुत्तहिद हो जाएं और वो अपने लिए जो है वो जद्दोजहद करें और एक अलग मुल्क बनाने के लिए वो कोशिश जारी रखें। ठीक है। आपको पता है कि नेशन क्या है, स्टेट किस तरह बनता है, पॉलिटिकल साइंस के बिल्कुल स्टार्ट के लेक्चर में ये चीज़ बड़े डिटेल के साथ मैं आपको बता चुका हूँ। सही है। जब किसी भी जगह के लोग आपस में मिल जाते हैं, ठीक है, और उनके नज़रियात एक जैसे हों तो हम उस जगह को कहते हैं नेशन। ठीक है। द कम्युनिटी ऑफ पीपल हु हैव सेम आइडियाज़ इज़ नोन एज नेशन। ठीक है। तो ये तमाम के तमाम लोग जो हैं वो नेशन है। और आपको फिर पता है अगर नेशन मिलकर स्टेट हुड के जो 4 एलिमेंट्स हैं वो पूरे करें तो ये एलिमेंट जब चारों इकट्ठे होते हैं तो इंटरनेशनल कम्युनिटी का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो उनको एक आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम करें। तो इसको कहते हैं द राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, हक़ ख़ुद इरादियत। और इसी चीज़ को बाद में मुसलमानों ने यूज़ किया। कायद आज़म ने इसी बात को उठाया कि हम लोग एक अलग कौम हैं तो हमें एक अलग रियासत दे दिया जाए। ठीक है। ये अलग से बीच में एक टॉपिक निकला है। लेकिन आपने मिल्लत और यूनिटी जो है वो इस्लाम को बयान करना है कि इस्लाम को अल्लामा इकबाल ने एज ए यूनिटी के तौर पर मुसलमानों के लिए पेश किया कि वो आप इस्लाम के नाम के ऊपर और इस्लाम के जो उसकी तालीमात है उसके ऊपर इकट्ठे हो जाएं और अपने लिए एक आज़ाद वतन का मुतालबा करें। इसके अलावा दोस्तों इकबाल शोड मुस्लिम्स देयर स्पेसिफिक गोल। अब ये दो मैंने आपके सामने तारीखें लिखी हैं 1857 टू 1930 एंड 1930 टू 1947। इसका मकसद ये है, देखें, ज़िंदगी में जब भी आप कोई काम करते हैं या कोई भी एक ज़िंदगी को आगे लेके चलते हैं तो जिसका जो ज़िंदगी का मकसद नहीं होता तो उसकी ज़िंदगी बेकार होती है। ठीक है। अगर आप इस टाइम एफएससी कर रहे हैं, ठीक है, कोई बीएससी कर रहा है, कोई एमएससी कर रहा है और आपको ये नहीं पता कि आपने ज़िंदगी में बनना क्या है तो आपने अपनी ज़िंदगी बेकार गुजारी है। ठीक है। आपके सामने जब तक कोई गोल ना हो आप उसके लिए स्ट्रगल कैसे कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल मैं आपको यहीं से दे रहा हूँ। देखें, मुसलमानों ने अपने लिए आज़ादी की जंग लड़ी, वो कौन सी थी, 1857 से लेकर 1930 तक। 1857 में जंग आज़ादी लड़ी गई। 1857 से लेकर 1930 तक कितने साल बनते हैं। ठीक है। मुसलमान ज़लीलो ख्वार होते रहे। ठीक है। उन्हें नहीं था पता कि हम लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है।
और उनके सामने कोई गोल नहीं था, उनके सामने कोई मकसद नहीं था, लेकिन अल्लामा इकबाल ने उन्हें एक आज़ाद रियासत का ख्वाब दिखाया, ठीक है। तो उसी आज़ाद रियासत का ख्वाब दिखाकर अल्लामा इकबाल ने उनके सामने एक स्पेसिफिक गोल रखा, ठीक है। उनको ये चीज़ याद दिलाई कि आपने इस मकसद तक पहुँचना और इस मकसद के लिए जिद्दोजहद जारी रखो, इधर उधर ना घूमो, सही है। तो आप देख सकते हैं 1930 से लेकर 1947 जस्ट 17 ईयर्स के अंदर मुसलमानों को अपना मुल्क मिल गया। अगर यही मकसद उनके सामने पहले रखा होता तो वो 1857 से 1930 तक यूं ही ना भटकते रहते। इससे आपके सामने ये भी चीज़ वाज़ेह हो जाती है कि मकसद का होना कितना ज़रूरी है, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि इकबाल की कंट्रीब्यूशंस क्या थी। देखें, यही वो टॉपिक है जिसके ऊपर आपने बहुत ज़्यादा जो है वो टाइम देना है। आपने क्वेश्चन को, जो भी मैंने चीज़ें आपको पहले बताई हैं, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी दोस्तों। यहाँ पर आपने सबसे ज़्यादा टाइम जो है वो देना है। यहाँ पर आपने डिस्कस करना है इकबाल की कंट्रीब्यूशंस को। देखें यहाँ पर 1930 का जो खुतबा इलाहाबाद है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मैं वो चीज़ें, कोटेशन मैंने आपको लिख के दी हैं, ये बिल्कुल ऑथेंटिक, आप इसको एज इट इज़ कॉपी कर सकते हैं। और कोटेशन का आपको पता है जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हो आप उसे चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो ये कहते हैं, आई एम फुली कन्विंस्ड दैट द मुस्लिम ऑफ इंडिया विल अल्टीमेटली हैव टू एस्टेब्लिश अ सेपरेट होमलैंड एज दे कुड नॉट लिव विद द हिंदूज़। और ऐसे वो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हिंदूज़ की मैंटलिटी, ठीक है, और उनका कल्चर, उनकी सकाफत सब कुछ डिफरेंट है और मुस्लिम का डिफरेंट है। यहाँ पर इस बात से अंदाज़ा हो रहा है कि वो एक अलग रियासत का ख्वाब बता रहे थे और यही हमारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन में यही बोला था कि आप आर्ग्यूमेंट्स दें कि इकबाल ने पाकिस्तान के बनने में अहम किरदार अदा किया था और उन्हीं को हम लोग कह सकते हैं कि ही वॉज द फाउंडर, ठीक है। तो इस कोटेशन से उन्हें आप एग्जामिनर को बता सकते हैं कि ये एक आर्गूमेंट है जिससे हमें ये चीज़ सामने नज़र आती है। इसके बाद आप इसको देखें, इंडिया इज़ अ कंटिनेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट रेसेस, स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड प्रोफेसिंग डिफरेंट रिलीजन्स। आई देयरफॉर डिमांड द फॉर्मेशन ऑफ अ कंसोलिडेटेड मुस्लिम स्टेट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ इंडिया एंड इस्लाम। यहाँ पर आप ये बात कर सकते हैं कि इस्लाम को किस तरह मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने इंडिया के अंदर मुसलमानों के लिए एक अलग आज़ाद रियासत का मुतालबा पेश किया है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आप कुछ और भी, ये भी कोटेशन आप लिख सकते हैं। आई वुड लाइक टू सी द पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, सिंध एंड बलूचिस्तान amalgamated into a single state self government within the British Empire or without the British Empire। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि ब्रिटिश एम्पायर के अंदर हो या ब्रिटिश एम्पायर के बाहर हो, दोनों तरह से हमें ये जो 4 जगह बता रहे हैं, सूबे जो हैं, अगर आप इन्हें आज़ाद रियासत के तौर पर कबूल करते हैं तो वो बेशक गवर्नमेंट ब्रिटिश की हो या ना हो, हमें यह मंजूर होगा, ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ अ कंसोलिडेटेड नॉर्थ वेस्ट इंडिया मुस्लिम स्टेट अपीयर्स टू मी टू बी द फाइनल डेस्टिनी ऑफ द मुस्लिम्स एट लीस्ट ऑफ द नॉर्थ वेस्ट इंडिया। नॉर्थ वेस्ट इंडिया, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर पॉपुलेशन किसकी ज़्यादा थी? मुस्लिम मेजॉरिटी थी, ठीक है। इसीलिए मुस्लिम मेजॉरिटी के लिए इकबाल ने ये कहा था कि यहाँ पर आप क्या करें, मुसलमानों के लिए आज़ाद और जो आज़ाद है रियासत, उसका मुतालबा अल्लामा इकबाल ने किया था और मुसलमानों के लिए उस वतन का मुतालबा मांग कर अंग्रेज़ों से उसकी आज़ादी हासिल करने की मतलब उनको एक राह दिखाई थी, ठीक है। तो ये आपके सामने 2 अशार में लिख रहा हूँ, इसके अलावा आप और भी मज़ीद ढूंढ सकते हैं, ठीक है। ग़ुलामी में ना काम आती हैं शमशीरें न तदबीरें, जो होज़ हो के यकीन पैदा तो कट जाती हैं ज़ंजीरें। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि वो मुस्लिम उस टाइम का जो एरा है, उस टाइम के जो लोग हैं मुसलमानों को ये कह रहे हैं कि आप ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। किसकी ग़ुलामी? वो यही बताने की कोशिश करते थे, अगर आप अभी पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद नहीं करते तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से हिंदुओं की ग़ुलामी के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ज़ौक़ यकीन पैदा करें, ठीक है। आप एक यकीन मतलब है कि आप अपनी एक इस तरह ट्रस्ट करें अपने ऊपर, ठीक है, अपनी बिलीव इस तरह बनाएं और आज़ाद वतन के लिए जाएं ताकि आपकी जो ग़ुलामी की ज़ंजीरें हैं ये टूट जाएं, ठीक है। यहाँ पर फिर वो इंटेग्रिटी की बात कर रहे हैं, यहाँ पर आप लफ्ज़ यूज़ कर सकते हैं नेशनल इंटेग्रिटी, ठीक है दोस्तों, नेशनल इंटेग्रिटी, ये भी आप इकबाल के साथ रिलेट कर सकते हैं। द नेशनल इंटेग्रिटी, और ये जो शेर है आपने बहुत बार सुना होगा, ठीक है। फ़र्द कायम रब्त मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, कि जो इंसान है वो अगर कायम है तो वो जब अपनी मिल्लत से राब्ते में है तब वो कायम है, अकेला वो कुछ भी नहीं है। मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं, मतलब है कि साहिल समंदर के अंदर अगर लहरें रह रही हैं तो वो वहाँ पर उनकी एग्जिस्टेंस है, अगर वो समंदर से बाहर आ जाती हैं तो उनका कुछ भी नहीं रहता। बैरूनी दरिया जो भी मौज होती है उसकी कोई अहमियत नहीं होती। इसीलिए आप एक आज़ाद रियासत का मुतालबा करें और तमाम के तमाम लोग इकट्ठे हो जाएँ, ठीक है। यही इकबाल की पोइट्री थी और यही उनका मैसेज था।
तो दोस्तों दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। ठीक है, ये हमारा लेक्चर था। शायद मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि आपको आर्गूमेंट्स दूँ, कुछ आपको पॉइंट्स बताऊं जिसको आप एक्सप्लेन करके इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था और कई बार पेपर में आ चुका है। सो आखिर में आपसे ये रिक्वेस्ट होती है कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक और शेयर करें अपने सोशल सर्कल में, और अगर आपको इसके बाद भी कोई क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फिर हाजिर होते हैं। तब तक के लिए अपना और अपने आसपास रहने वालों का ख्याल रखिए।